हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस में धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस या जिसे हम सिविक्स के नाम से भी जाते हैं, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोई क्वेश्चन बच नहीं पाए, है ना। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न कर, तो यहाँ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विकास में मानवीय जीवन के किन पहलुओं को समाहित किया जाता है। तो याद रखिएगा, विकास में मानवीय जीवन के जिन पहलुओं को समाहित किया जाता है उसमें से पहला तो पहलू है उच्च सामाजिक समानता, दूसरा है उच्च आय स्तर और तीसरा है बौद्धिक क्षमता का विकास। इन तीनों पहलुओं को समाहित किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, ये सभी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो हमें याद रखना है कि विकास में मानवीय जीवन के जिन पहलुओं को समाहित किया जाता है, पहला है उच्च सामाजिक समानता, दूसरा है उच्च आय स्तर और तीसरा बौद्धिक क्षमता का विकास, है ना। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से क्या भूमि सुधार आंदोलन का परिणाम नहीं था। ऑप्शन 1 देखिए कह रहे हैं गरीबों की स्थिति में सुधार। तो याद रखिएगा, भूमि सुधार आंदोलन का जो परिणाम, ये तो परिणाम था, ठीक। ये गरीबों की स्थिति में सुधार ये परिणाम था, ये तो राइट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि जमींदारी प्रथा की समाप्ति, तो ये भी उसका परिणाम था। और फिर तीसरा कह रहे हैं जमींदारों के प्रभाव में कमी, ये भी इसका परिणाम था। और भूमि सुधार आंदोलन का जो परिणाम नहीं था वो था भूमि की निम्नतम सीमा के लिए कानून बनाए जाना। तो ये जो बनाए गए थे, ये याद रखिएगा भूमि सुधार आंदोलन का परिणाम नहीं था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि भूमि सुधार आंदोलन के क्या क्या परिणाम थे, तो पहला परिणाम है गरीबों की स्थिति में सुधार, दूसरा है जमींदारी प्रथा की समाप्ति और तीसरी जमींदारों के प्रभाव में कमी। अब आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार सम्मिलित नहीं था। तो याद रखिएगा, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई थी उसमें से जो विचार शामिल नहीं था वह था उदारीकरण। और उदारीकरण दिखाया है ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ये होता कि भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई थी उसमें से कौन से विचार सम्मिलित थे, तो सम्मिलित होने वाले पहले है नियोजन भी सम्मिलित था, सहकारी खेती भी सम्मिलित थी, आत्मनिर्भरता भी सम्मिलित थी, लेकिन उदारीकरण सम्मिलित नहीं था। फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत तथा चीन के मध्य युद्ध कब हुआ। तो हमें याद रखना है कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था वह हुआ था वर्ष 1962 में। और 1962 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि खाद्य संकट की सबसे भयानक स्थिति कहाँ थी। जो मतलब खाने पीने की जो संकट उत्पन्न हुई थी वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पन्न थी या कहाँ पे भयावह सबसे ज़्यादा स्थिति थी। तो याद रखिएगा, खाद्य संकट की जो सबसे भयानक जो स्थिति थी वो थी बिहार की। और बिहार दिखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हरित क्रांति ने किसकी उत्पादकता में कई गुना वृद्धि कर दी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति में जो किस फसल को सबसे ज़्यादा कह सकते हैं टारगेट करके हरित क्रांति लाई गई थी। तो याद रखिएगा, हरित क्रांति ने जिस फसल की उत्पादकता में कई गुना वृद्धि की थी वह फसल थी गेहूँ। और गेहूँ देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ऑपरेशन फ्लड, जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, का कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 13 जनवरी 1970 को। और 13 जनवरी 1970, देखिए वर्ष 1970 की बात आई है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी आपकी 13 जनवरी 1970 को, ये हमें याद रखना है, ठीक। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। तो ये तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। फिर देखिए अगला कह रहा है कि इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। ये बात गलत है, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्यों के स्वामित्व का समर्थन नहीं किया गया था। इसमें कह रहा है कि किया गया था, तो बस यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे यही हमारा क्या हो जाएगा, अभी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कह रहे हैं इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी, ये भी सही है। और इसमें
इसमें नियोजन के विचार को पुनर्जोर समर्थन किया गया था। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या सही है, और जो सही नहीं है वो है इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। ये बात गलत है, इसमें बल्कि समर्थन नहीं किया गया था। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया। तो जो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का जो विचार ग्रहण किया गया वो कहाँ से लिया गया? पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है कि बॉम्बे प्लान से, तो बिल्कुल सही है हमारा ये ऑप्शन। फिर कह रहा है कि सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तीसरा कह रहा है कि समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। और फिर कह रहा है किसान संगठनों की मांगों से, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। इसका मतलब कि भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का जो विचार ग्रहण किया गया था इन चारों चीज़ों से लिया गया था। बॉम्बे प्लान से भी लिया गया था, सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से भी लिया गया था, और समाज के बारे में गांधीवादी विचार से भी लिया गया था, और किसान संगठनों की मांग से भी लिया गया था। इसको में सभी ऑप्शन हमारे सही हैं, और सभी ऑप्शन के बाद देखिए है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? हमारा राइट आंसर होगा के.एन. राज। के.एन. राज जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तुम्हारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जिन्होंने तैयार किया था वो थे के.एन. राज। ठीक, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत किसने किया था, देखिए प्रारूप तैयार करना और प्रस्तुत करने अलग है। अगर कह रहा है क्वेश्चन कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, तैयार करने की बात आएगी तो के.एन. राज ने तैयार किया था। अगर ये कह दें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसने क्या किया था, संसद में प्रस्तुत किया था, तो प्रस्तुत जिन्होंने किया था वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जिन्होंने तैयार किया था वो थे के.एन. राज, और प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अब आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 2015 में, और 1 जनवरी 2015 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में है। और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे चाहे अपने समझने के लिए कि 1 जनवरी, याद रखिएगा तारीख भी हो सकता है, पूछ सकता है। 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ था, नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसका तात्पर्य विकास से संबंधित नीतियों का नियोजित तरीके से निर्माण करना है? क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसका तात्पर्य विकास से संबंधित नीतियों का नियोजित तरीके से निर्माण करना है? तो याद रखिएगा हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नियोजित विकास की राजनीति। याद रखना है कि नियोजित विकास की राजनीति का तात्पर्य विकास से संबंधित नीतियों का नियोजित करने के तरीके के निर्माण करना है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि नियोजित विकास की राजनीति का तात्पर्य विकास से संबंधित नीतियों का नियोजित तरीके से निर्माण करना है। फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विकास का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? देखिए ऑप्शन ए है आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन बी में है आर्थिक सामाजिक न्याय, या फिर ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा विकास का जो अर्थ है पहला है आर्थिक समृद्धि और दूसरा है आर्थिक सामाजिक न्याय, ये दोनों होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना, ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके द्वारा देश में इस्पात संयंत्रों का विरोध किया जाता है? तो याद रखिएगा जिसके द्वारा देश में इस्पात संयंत्रों का विरोध किया जाता है वो है आदिवासियों द्वारा। आदिवासियों की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अधिकांश यूरोप के क्षेत्रों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार का पूंजीवादी मॉडल प्रचलित था? तो याद रखिएगा अधिकांश यूरोप के क्षेत्रों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पूंजीवाद का जो मॉडल प्रचलित था वह था उदारवादी मॉडल। और उदारवादी मॉडल की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किसके आधारभूत ढांचे में वृद्धि हुई?
तो याद रखिएगा भारत में स्वतंत्रता के पश्चात संचार एवं परिवहन के आधारभूत ढांचे में वृद्धि हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन से युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा। तो मतलब कह रहे हैं कि वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद भारत की आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ा था। तो याद रखिएगा वह जो युद्ध था, पहला था हमारा 1962 का चीन युद्ध और दूसरा था 1965 का पाकिस्तान की युद्ध। इन दोनों ही युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना, ए और बी दोनों ही यहाँ पे हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य संकट की सबसे भयानक स्थिति किस राज्य में पड़ी थी। तो ये क्वेश्चन में भी रिपीट हो रहा है, तो हमें पता है कि वो है राज्य बिहार, इसलिए बिहार आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत के कौन से राज्य क्षेत्र कृषि उत्पादकता में संपन्न हो गए। तो कह रहे हैं कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत का वो कौन सा राज्य क्षेत्र थे जो कृषि उत्पादकता में संपन्न हो गए। तो याद रखिएगा जो उसमें राज्य थे, पहला राज्य था पंजाब, फिर हरियाणा हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये जो था ये तीनों ही क्या हो गए थे, ये उत्पादकता में संपन्न हो गए थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमें याद रखना है कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत के वे राज्य जो कृषि उत्पादकता में से संपन्न हो गए थे, उसमें से पहला था पंजाब राज्य, दूसरा था हरियाणा और तीसरा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी आणंद गुजरात से। आणंद गुजरात की बात देखिए है ऑप्शन नंबर है ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बॉम्बे प्लान का संबंध किस वर्ष से है। तो बॉम्बे प्लान का जो संबंध है याद रखिएगा वो है वर्ष 1944 से, और वर्ष 1944 देखिए आया है 1944 की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बॉम्बे प्लान का जो संबंध है कि उस किस वर्ष से है, वो है 1944 से। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 15 मार्च 1950 नई दिल्ली में। और देखिए 15 मार्च 1950 देखिए कहाँ आया है, 1950 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो 15 मार्च 1950 नई दिल्ली में किया गया था। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहाँ से चुना गया। तो याद रखिएगा भारत में पंचवर्षीय योजना का जो विकल्प जो चुना गया था वो सोवियत संघ से चुना गया था। सोवियत संघ की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया। तो याद रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। कृषि की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया था। तो याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को सर्वाधिक महत्व दिया गया था, और उद्योग की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि योजना आयोग की जगह नया आयोग कौन सा बनाया गया। तो याद रखिएगा योजना आयोग की जगह जो नया आयोग बनाया गया वह है नीति आयोग, और नीति आयोग देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि योजना आयोग की जगह जो नया आयोग बनाया गया वह नीति आयोग है। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न और में भी हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया। देखिए ऑप्शन ए में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी में है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी में है समाजवादी अर्थव्यवस्था और फिर ऑप्शन डी में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो याद रखिएगा भारत में जिस अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी यहाँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर सारी चीज़ें समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कुछ मत करें, केवल वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप किसी को शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, बट आप केवल लाइक कर दें, हमारे लिए इतना ही काफ़ी रहेगा, है ना। तो चलिए इतना ही रखते हैं अभी के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।